जरा एक पल के लिए एक पनडुब्बी की दुनिया की कल्पना कीजिए। आप स्टील की एक सील बंद ट्यूब में हैं जो समुद्र में सैकड़ों मीटर नीचे डूबी हुई है। ऊपर पानी का ऐसा दबाव है जो आपको एक पल में कुचल सकता है। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा और इन सब के बीच में आप। यहाँ जिंदा रहना कोई आम बात नहीं, ये पल पल की एक जंग है। अब ये सवाल सुनने में किसी मजाक जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक सच्ची और बहुत ही भयानक कहानी की तरफ इशारा करता है। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि गहरे समंदर में सबसे छोटी मामूली सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की एक जर्मन पनडुब्बी U-1206 की। सोचिए, एक कैप्टन, एक नया नवेला हाईटेक टॉयलेट और एक गलत वाल्व। बस इतनी सी चूक हुई और समुद्र का जबरदस्त दबाव वाला पानी तेजी से पनडुब्बी के अंदर घुसने लगा। देखते ही देखते पानी बैटरी तक पहुंच गया और उससे जहरीली क्लोरीन गैस बननी शुरू हो गई। अब क्रू के पास सतह पर आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आए, वो सीधे दुश्मन की नजरों में थे। नतीजा, एक टॉयलेट की गलती की वजह से पूरी पनडुब्बी और उसका क्रू तबाह हो गया। ये एक बहुत ही कठोर सबक था। पनडुब्बी में कोई भी गलती छोटी नहीं होती। तो ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है। आखिर आप धातु के एक सील्ड बंद डिब्बे में पानी के सैकड़ों मीटर नीचे जिंदा कैसे रहते हैं? हवा कहाँ से आती है? पानी कहाँ से आता है? जवाब जितना सरल है उतना ही कमाल का भी। वो अपने चारों ओर मौजूद पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इसके जरिए पनडुब्बियां समुद्री पानी को उसके बेसिक एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं और बस क्रू के लिए सांस लेने लायक ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल किसी स्पेस स्टेशन जैसा है, पर पानी के अंदर एक आत्मनिर्भर सिस्टम। और ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। जरा सोचिए, 130 लोगों के क्रू के लिए इस सिस्टम को हर एक दिन 78,000 लीटर ऑक्सीजन बनानी पड़ती है। ये इतनी ऑक्सीजन है कि एक छोटा स्विमिंग पूल भर जाए, और ये सब सिर्फ एक दिन के लिए, क्रू को जिंदा रखने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑक्सीजन बनाना तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली खतरा तो सांस छोड़ने में भी है। हर बार जब कोई क्रू मेंबर सांस छोड़ता है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये जहरीली गैस बहुत जल्दी जानलेवा लेवल तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि पनडुब्बी के अंदर हवा की क्वालिटी के लिए एक लगातार केमिकल वॉर चलती रहती है। स्क्रबर नाम के सिस्टम लगातार हवा को साफ करते हैं, CO2 को सोखते रहते हैं, और अगर ये सिस्टम कभी फेल हो गए तो एक बैकअप प्लान भी है। हर जगह सोडा लाइम के कनस्तर रखे होते हैं। ये CO2 से रिएक्ट करके उसे एक सॉलिड बेअसर चीज में बदल देते हैं। हवा के बाद अब बात करते हैं ताज़े पानी की। कमाल की बात यह है कि पनडुब्बियां इसे भी सीधे समुद्र से ही बनाती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स में डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरी पनडुब्बियां रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का। लेकिन पानी बना सकने के बावजूद इसका इस्तेमाल बहुत ही सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। सोचिए, एक क्रू मेंबर को नहाने के लिए सिर्फ 60 सेकंड मिलते हैं। और ये हमें वापस उसी टॉयलेट वाली समस्या पर ले आता है। पनडुब्बी से कचरा बाहर फेंकना एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक काम है। इसके लिए ताकतवर पंपों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि समुद्र के बाहरी दबाव को हराया जा सके। वॉल्व को एक बिल्कुल सटीक सीक्वेंस में खोलना और बंद करना होता है। एक भी गलत कदम और U-1206 की तरह समंदर का पानी पूरी ताकत से पनडुब्बी के अंदर आ जाएगा। लेकिन पनडुब्बी में जिंदा रहना सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं है। उन मशीनों के अंदर रहने वाले इंसानों का क्या? चलिए अब जरा उनके रोजमर्रा के जीवन को समझते हैं, जो शायद मशीनों से भी ज्यादा मुश्किल है। ये नंबर एक पनडुब्बी पर रहने वाले सैनिक की पूरी जिंदगी को बता देता है। हर क्रू मेंबर को मिलने वाली पर्सनल स्पेस सिर्फ 20 स्क्वायर फीट। अब इस नंबर को ठीक से समझने के लिए सोचिए कि एक जेल की कोठरी में कैदी को करीब 80 स्क्वायर फीट जगह मिलती है। मतलब एक पनडुब्बी सैनिक के पास उससे 4 गुना कम जगह होती है। प्राइवेसी, ये शब्द तो वहां की डिक्शनरी में ही नहीं है। आप हमेशा किसी न किसी से बस कुछ इंच की दूरी पर होते हैं। जगह इतनी कीमती है कि हर किसी के पास अपना बिस्तर तक नहीं होता। वे एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसे हॉट बंकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ही बिस्तर को 3 अलग-अलग लोग शेयर करते हैं। जैसे ही एक सदस्य अपनी ड्यूटी के लिए उठता है, दूसरा फौरन उस बिस्तर में सो जाता है जो अभी भी पहले वाले के शरीर की गर्मी से गर्म होता है। अब इतने तनाव और घुटन भरे माहौल में मोरल यानी मनोबल बनाए रखना सबसे जरूरी है।
और पनडुब्बी पर खाना ही मोराल का सेंटर पॉइंट होता है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल राहत है, नॉर्मल जिंदगी का एक छोटा सा एहसास। कहते हैं कि अगर पनडुब्बी पर खाना खराब हो जाए तो डिप्रेशन बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए खाना हमेशा सबसे बेहतरीन होता है और वे दिन में 3 बार नहीं बल्कि 4 बार खाते हैं। देर रात के खाने को मिड रैट्स कहते हैं। ये तनाव के कारण जली हुई एक्स्ट्रा कैलोरी की भरपाई करने और रात की शिफ्ट वालों को एनर्जी देने के लिए होता है। इंजीनियरिंग और रोजमर्रा की मुश्किलों से परे एक और गहरी लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जो हर क्रू मेंबर अपने दिमाग के अंदर लड़ता है। यहाँ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही दिमाग बन सकता है। सोचिए, सैकड़ों मीटर नीचे सूरज की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं, दिन और रात का कोई कुदरती साइकिल नहीं, समय का एहसास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये किसी की भी दिमागी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए पनडुब्बी को अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी खुद बनानी पड़ती है, और वो ये काम रोशनी से करते हैं। दिन की शिफ्ट के दौरान वे प्राकृतिक सफ़ेद रोशनी का इस्तेमाल करते हैं ताकि शरीर को लगे कि ये दिन है, और रात में लाइट लाल हो जाती है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि अब सोने का समय है। इसी तरह वो अपने शरीर की घड़ियों को एक नॉर्मल पैटर्न में बनाए रखते हैं। और आखिर में हम उसी कठोर सच्चाई पर वापस आते हैं जो गहरे समंदर की जिंदगी को परिभाषित करती है कि सबसे बड़े खतरे अक्सर दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर से ही आते हैं। U-1206 की टॉयलेट वाली घटना की ही तरह USS टैंक की कहानी को देखिए। उन्होंने दुश्मन के जहाज पर एक टॉर्पीडो दागा, लेकिन एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो टॉर्पीडो घूमकर वापस उसी पनडुब्बी से जा टकराया जिसने उसे लॉन्च किया था। एक मामूली सी तकनीकी खराबी और नतीजा पूरी तबाही। ये घटनाएं हमें एक बहुत ही गहरा सच बताती हैं। पनडुब्बी चलाने वालों की जिंदगी सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं है, बल्कि ये हर पल अपने दिमाग से, अपनी ही मशीन से और उस खामोश समंदर से लड़ने की कहानी है जहां गलती की सजा सिर्फ मौत है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया एक मशीन के अंदर बनानी पड़ती है, एक ऐसी मशीन जो हर पल उसे मार सकती है, तो वो लाइन कहाँ है जो इंसान और मशीन को अलग करती है? ये इंसान की सहनशीलता और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा संगम है जो लहरों के नीचे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है।